गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है खरपतवार आपका लेसन चल रहा था, उसके अंदर हमने खरपतवार का वर्गीकरण, खरपतवार से होने वाली हानियाँ, लाभ आदि पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम खरपतवारों के जो नियंत्रण की विधियाँ थी वो चल रही थी अपनी, यांत्रिक विधि और भौतिक विधि। ठीक है, इसके बाद में आपकी रासायनिक विधि आती है। अगली जो विधि है आपकी वो है रासायनिक विधि। कौन सी विधि है? रासायनिक विधि है। और रासायनिक विधि के अंदर रासायनिक विधि या रासायनिक विधि किसे कहते हैं? रासायनिक विधि की बात करें तो यहाँ पर रासायनिक जो विधि होती है इसमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है। रसायनों के प्रयोग के द्वारा क्या किया जाता है? खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हम रासायनिक विधि के अंदर बात करें तो जो रासायनिक विधि होती है इसके अंदर सबसे पहले खोजी गई खरपतवार नाशी 2,4-D है। कौन सी है? 2,4-D। और कब खोजी गई थी ये? 1945 के अंदर। कब खोजी गई थी? 1945 के अंदर खोजी गई थी। यहाँ पर सबसे पहले खोजी गई खरपतवारनाशी। अब बात करते हैं खरपतवारनाशी किसे कहते हैं? खरपतवारनाशी किसे कहते हैं? ऐसे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ऐसे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं खरपतवारनाशी कहलाती है। क्या कहलाती है? खरपतवारनाशी कहलाती है। या इनको बोलते हैं शाकनाशी। क्या बोलते हैं? शाकनाशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाकनाशी। और इंग्लिश में बोले तो इनको हर्बिसाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्बिसाइड्स कहा जाता है। ठीक है, खरपतवारनाशी, शाकनाशी या हर्बिसाइड्स तीनों एक ही नाम है। ठीक है, खरपतवारनाशी भी बोल सकते हैं, शाकनाशी भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? हर्बिसाइड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले खोजी गई जो खरपतवारनाशी है उसका नाम है 2,4-D। और कब खोजी गई थी? 1945 के अंदर सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि जो खरपतवारनाशी है उनका वर्गीकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण और जो खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण होता है वो 4 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से किया गया है। पहला वर्णात्मक शाकनाशी। व अवर्णात्मक शाकनाशी। कौन कौन सी शाकनाशी? वर्णात्मक शाकनाशी और अवर्णात्मक शाकनाशी। इसे सिलेक्टिव शाकनाशी कहा जाता है, इसको नॉन सिलेक्टिव शाकनाशी कहा जाता है। इसे सिलेक्टिव और इसे क्या कहा जाता है? नॉन सिलेक्टिव शाकनाशी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव और इसको नॉन सिलेक्टिव। क्या कहा जाता है? इसको नॉन सिलेक्टिव कहा जाता है। जो वर्णात्मक शाकनाशी होती है, अवर्णात्मक शाकनाशी होती है, तो यहाँ पर जो वर्णात्मक शाकनाशी है इसका मतलब होता है ये सिलेक्ट करके क्या करती है? खरपतवारों को नष्ट करती है। क्या करती है? खरपतवारों को नष्ट कैसे करेगी? सिलेक्ट करके। अब सिलेक्ट करके कैसे? जैसे हम गेहूं के खेत में यदि हम 2,4-D का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? 2,4-D का प्रयोग गेहूं के खेत में करते हैं, तो जो गेहूं का खेत होता है
कौन सा खेत होता है? गेहूं का जो खेत होता है उस खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, कौन से पत्ती वाले? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। अब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मतलब जैसे आपका मोथा हो गया, चौलाई हो गई, इस प्रकार के खरपतवारों को, सॉरी मोथा नहीं, आपका बथुआ है, बथुआ आ जाएगा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में। और आपका इसके अंदर आपकी बात करें तो इसके अंदर चौलाई हो गई या आपकी अमरवेल हो गई। ये खरपतवार क्या करते हैं, कौन से हैं? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। कौन से खरपतवार है यहाँ पर? चौड़ी पत्ती वाले। और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए या नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। कौन से खेत में? गेहूं के खेत में। और गेहूं का जो खेत होता है वो संकरी पत्ती वाला होता है। कौन सा होता है? संकरी पत्ती वाला पौधा होता है। कौन सा पौधा होता है? संकरी पत्ती वाला। तो ये संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को भी छोड़ देगा और आपके जो गेहूं का पौधा है इसको भी छोड़ देगा। यानी कि खरपतवार हो चाहे से संकरी पत्ती वाला, चाहे से आपका फसल हो, तो सबको ये संकरी पत्ती वाले जितने भी पौधे होंगे उन सबको छोड़ देगा और बाकी जितने भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होंगे उनको क्या कर देगा? ये नष्ट कर देगा। क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे खरपतवार नासी जो एक निश्चित पादप को नष्ट करते हो और बाकी पादपों को नष्ट नहीं करते हो या मारते नहीं है। तो यहाँ पर वर्णात्मक शाकनाशी में आ जाएगा। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए हम 2,4-D का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ एग्जाम्पल और देखें तो मेड सल्फ्यूरान, जो मेड सल्फ्यूरान है ये भी क्या करता है? आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने का कार्य करता है, बाकी संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, वर्णात्मक सिलेक्ट करके क्या करता है? पौधों को नष्ट करता है। आगे अगला जो है अवर्णात्मक शाकनाशी। अवर्णात्मक शाकनाशी होता है, इस अवर्णात्मक शाकनाशी के अंदर हम बात करें नॉन सेलेक्टिव होता है। ये कैसा होता है? नॉन सेलेक्टिव। ये सभी पौधों को मारता है, सभी पौधों को क्या करता है? पौधों को नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है सभी पौधों को, चाहे से वो फसल का हो चाहे से खरपतवार हो, ये सभी पौधों को क्या करता है? नष्ट करता है। यानी कि इसका कार्य ही एक ही है कि ये जितने भी पौधे होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करेगा ये वाला खरपतवारनाशी। इसके अंदर हम बात करते हैं डाइक्वाट, पैराक्वाट, पैराक्वाट, ठीक है। ये खरपतवार क्या करते हैं? जो खरपतवारनाशी होते हैं ये क्या करते हैं? पूरे पौधे को ही क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। सभी प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले हो चाहे से संकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, उन सभी को क्या कर देते हैं? ये नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन खरपतवारों का प्रयोग हम जैसे आपकी पड़त भूमि है या बंजर भूमि है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अवर्णात्मक शाकनाशियों को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ये सभी प्रकार के खरपतवारों को या पौधों को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद में अगला जो वर्गीकरण है, यहाँ पर दूसरा जो वर्गीकरण है मर्दा सक्रिय, शाकनाशी व पत्तर सक्रिय शाकनाशी। यहां पर हम बात करें कि ऐसे खरपतवारनाशी जो मर्दा में उपस्थित रहकर क्या करते हैं? अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। मर्दा में उपस्थित रहकर अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, वो मर्दा सक्रिय शाकनाशी कहलाते हैं। आपके जो पत्तर सक्रिय शाकनाशी है ये क्या करते हैं
किसी भी पौधे की सतह के ऊपर यानी कि पत्ती, तना, जड़ आदि के ऊपर उपस्थित होकर क्या करते हैं, अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। यदि इनको मर्दा में मिला दिया जाए तो ये अपना प्रभाव प्रकट नहीं करेंगे, जबकि इनको मर्दा में मिलाने पर प्रभाव प्रकट करते हैं, पत्तियों के ऊपर छिड़काव करने पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो मर्दा सक्रिय जो शाकनाशी है ये क्या करते हैं, मर्दा में जाकर क्या करते हैं, खरपतवारों को नष्ट करते हैं, खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खरपतवारों को, मर्दा में जाकर खरपतवारों को नष्ट करते हैं। यदि इनका छिड़काव पत्तियों के ऊपर कर दिया जाएगा तो ये खरपतवार क्या होंगे, नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर आपका एक आ जाता है ग्लाइफोसेट आ जाता है, ठीक है, इसके अंदर ग्लाइफोसेट, ठीक है। और इसके अलावा आपका पत्तर सक्रिय शाकनाशी है। पत्तर सक्रिय शाकनाशी है, ये पत्तियों के ऊपर छिड़काव, पत्तियों के ऊपर क्या किया जाए, छिड़काव किया जाए, पत्तियों के ऊपर क्या किया जाए, छिड़काव किया जाए तो ये कार्य करता है। यदि मर्दा में मिला दिया जाए तो ये कार्य नहीं करेगा। यहाँ पर यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के अंदर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर जो वर्णात्मक शाकनाशी थी, जैसे आपकी 2,4-D, आइसोप्रोटिरान, सल्फोसल्फ्यूरान, ये क्या है, पत्तियों की सतह के ऊपर रहकर क्या करती है, अपना प्रभाव प्रकट करती है, तो पत्तर सक्रिय शाकनाशी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर दो प्रकार से वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। पहला जो है आपका कि वर्णात्मक और अवर्णात्मक, दूसरा है आपका मर्दा सक्रिय और शाकनाशी और पत्तर सक्रिय शाकनाशी, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करें इसका, तीसरा है संपर्क शाकनाशी व स्थानांतरित शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी व स्थानांतरित शाकनाशी, ठीक है। संपर्क और स्थानांतरित दोनों का अंतर हम समझेंगे। सबसे पहले कि ऐसी खरपतवारनाशियां जो क्या करती है कि जितने भाग में स्पर्श में आती है, जितने भाग में संपर्क में आती है, उसी भाग को क्या करती है, नष्ट कर पाती है और बाकी भाग को नष्ट नहीं कर पाती है। जैसे इसके अंदर बात करें, यदि इनके अंदर बात करें तो आपका ये पौधा है, ये पत्ती है। यदि मान लो खरपतवारनाशी इस पत्ती के ऊपर गिरती है, मान लो इस पत्ती के ऊपर गिर गई और इन पत्तियों के ऊपर नहीं पहुंच पाई, तो ये पत्ती नष्ट हो जाएगी और बाकी पत्तियां आपकी शेष ऐसी कैसी बनी रहेगी। तो यहाँ पर हम बात करें कि संपर्क, जितना क्षेत्र संपर्क में आएगा उतना क्षेत्र क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और बाकी क्षेत्र ऐसा कैसा सेफली रहेगा, आपका बचा रहेगा ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, संपर्क शाकनाशी हो गई। इसी प्रकार हम बात करें स्थानांतरित शाकनाशी। स्थानांतरित का मतलब होता है कि यदि पौधे की यदि पत्ती के ऊपर स्पर्श कर गया तो ये शाकनाशी जो रसायन होगा पत्तियों में, सभी पत्तियों में पहुंचेगा, तने में पहुंचेगा, जड़ों में पहुंचेगा और पौधे को संपूर्ण रूप से क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो ये कौन सा हो गया, स्थानांतरित शाकनाशी हो गया आपका, ठीक है। स्थानांतरित शाकनाशी के अंदर यदि हम बात करें इसको यदि हम कहना चाहें तो इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जितनी सतह के ऊपर या जितने क्षेत्र में शाकनाशी रसायन संपर्क में आता है उस क्षेत्र को शाकनाशी क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। बाकी क्षेत्र ऐसा कैसा बना रहेगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। स्थानांतरित शाकनाशी, इसके अंदर यदि हम बात करें तो ये इसके अंदर यदि किसी भी भाग के ऊपर स्पर्श होने पर शाकनाशी स्थानांतरित होकर संपूर्ण पौधे में फैलकर संपूर्ण पौधे को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार की जो शाकनाशी होती है वो स्थानांतरित शाकनाशी कहलाती है और ये कौन सी कहलाती है, संपर्क शाकनाशी कहलाती है।
संपर्क शाकनाशी के अंदर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आपका आ जाता है इसके अंदर डाइक्वाट और पैराक्वाट, डाइक्वाट और पैराक्वाट। ये हम रिंजके में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो आपका अमरबेल है उसको नष्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अमरबेल एक परजीवी पादप होता है। कैसा पादप होता है? परजीवी पादप होता है जो रिंजके के अंदर उसके कहाँ पर पाया जाता है? रिंजके के अंदर क्या पाया जाता है? तने के ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है। हम क्या करते हैं, रिंजके की पहले कटाई कर लेते हैं, उसके बाद में क्या कर देते हैं, इसका छिड़काव कर देते हैं। छिड़काव करने के बाद में क्या होता है कि पौधे के जितने संपर्क में आता है, जितना संपर्क आता है उतना पौधा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और जड़ें संपर्क में आ नहीं पाती है। क्यों नहीं आ पाती है पता है आपको? क्योंकि जड़ें कहाँ रहती है? भूमि के अंदर रहती है, और इस वजह से वो ऊपर वाला भाग नष्ट हो जाता है। और उसके बाद में जैसे ही नष्ट होता है पादप वापस से क्या कर लेता है? फुटान करता है, क्योंकि जड़ें वापस से फुटान करेगी रिंजके की, और रिंजके की जड़ें फुटान करके क्या करते हैं कि एक नया पौधा वापस से विकसित कर लेती है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, खरपतवारों का, खरपतवार नाशियों से क्या करते हैं? खरपतवारों को नष्ट करते हैं या नियंत्रण करते हैं। स्थानांतरित में आपका आइसोप्रोट्यूरान आपका हो गया सीमाजीन, ठीक है। ये क्या है? इसके अंदर आपके एग्जाम्पल हो गए, या फिर इसके अंदर 2,4-D भी रख सकते हो आप। 2,4-D ये क्या करता है? संपर्क में आने पर पूरे पौधे को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, ठीक है। तो संपर्क शाकनाशी और स्थानांतरित शाकनाशी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं आगे है इसके अंदर चौथा है आपका मर्दा जीवाणु नाशक शाकनाशी व मर्दा धूमक शाकनाशी। देखो यहां पर पहले हम इनका अर्थ समझेंगे। मर्दा के अंदर उपस्थित जीवाणु नाशक, यानी कि मर्दा में उपस्थित जीवाणुओं का नाश करने के साथ साथ क्या है? शाकनाशी है। क्या है ये? शाकनाशी है। इसका मतलब क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये कि ये मर्दा में उपस्थित, ये मर्दा में उपस्थित जीवाणुओं के साथ साथ क्या करता है? खरपतवारों को भी नष्ट करता है, नष्ट करता है। यानी कि ये क्या करता है? आपका मर्दा में उपस्थित जीवाणुओं के साथ साथ खरपतवारों को भी क्या करता है? नष्ट करता है, या खरपतवारों के साथ साथ ये क्या करता है? मर्दा में उपस्थित जीवाणुओं को भी क्या करता है? नष्ट कर देता है। अगला है मर्दा धूमक। ये धुएं के रूप में क्या करता है? मर्दा के अंदर कार्य करता है। किसके रूप में? धुएं के रूप में। किस रूप में? धुएं के रूप में। और इसका जो एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल होता है कार्बन डाइसल्फाइड। क्या होता है? कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मर्दा धूमक शाकनाशी का, मर्दा धूमक शाकनाशी होती है वो धुएं के रूप में मर्दा में कार्य करती है, और इसका एग्जाम्पल है कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? खरपतवारों का जो खरपतवार नाशिया है उसका क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार से हमने वर्गीकरण किया है। सबसे पहले आपका वर्णात्मक, अवर्णात्मक आ गया। दूसरा आ गया आपका इसके अंदर दूसरे की बात करें तो आपका वर्णात्मक अवर्णात्मक हो गया, संपर्क शाकनाशी और स्थानांतरित शाकनाशी हो गई। इसके बाद में आपका मर्दा जीवाणुनाशक और मर्दा धूमक शाकनाशी हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है? इसका वर्गीकरण किया है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। देखो खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं
कि खरपतवारनाशियों को प्रयोग करने का समय, खरपतवार नाशियों का प्रयोग करने का समय। यहां पर खरपतवारनाशियों के प्रयोग करने का समय। अब समय कैसे, कि जैसे एक होता है आपका बुआई से पूर्व, बुआई से पूर्व। दूसरा होता है आपका बुआई के बाद, बुआई के बाद व अंकुरण से पहले, अंकुरण से पहले। क्या क्या होता है, बुआई से पूर्व, बुआई के बाद व अंकुरण से पहले। इसके बाद में जो तीसरा है वो है आपका अंकुरण के बाद, अंकुरण के बाद। ठीक है, यहां पर प्रीसोविंग, प्रीसोविंग यानी कि बुआई से पहले। यहां पर बुआई के बाद व अंकुरण से पहले, यहां पर हो जाता है प्री इमर्जेंस, प्री इमर्जेंस। और इसके बाद में आ जाता है आपका अंकुरण के बाद पोस्ट इमर्जेंस। पोस्ट इमरजेंस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पोस्ट इमरजेंस। यहां पर 3 प्रकार से बुआई का समय है, यानी कि बुआई के बाद, बुआई के पहले और बुआई के बाद व अंकुरण से पहले। यहां पर अंकुरण से पहले किसकी बात हो रही है, खरपतवारों के अंकुरण से पहले, खरपतवारों के अंकुरण से पहले, अंकुरण से पहले किसकी बात हो रही है, खरपतवारों के अंकुरण से पहले। अब आपको पता है कि खरपतवारों का जब हम बुआई करते हैं तो फसल और खरपतवार दोनों साथ साथ अंकुरित होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ये भी समझ सकते हैं इससे कि जो आपकी फसल की जो अंकुरण होगा उससे पहले भी हमें क्या करना है, इसका प्रयोग करना है। ठीक है, बुआई से पूर्व, बुआई से पूर्व मतलब बुआई से पहले। अब बुआई से पहले कहां पे करेंगे, मृदा में ही क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, जो भी हमारी खरपतवारनाशियां होंगी उनका प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी फ्लूक्लोरेलिन, फ्लूक्लोरेलिन, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, बुआई से पहले मृदा के अंदर प्रयोग करते हैं, बुआई से पहले। ठीक है, इसके बाद में बुआई के बाद व अंकुरण से पहले, बुआई के बाद व अंकुरण से पहले। ठीक है, इसके बाद में अंकुरण के बाद और यानी कि फसल के अंकुरण के बाद। ठीक है, आज के अपना वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और जो भी आपकी क्लास है वो आपको ग्रुप के ऊपर उपलब्ध हो जाएगी और ग्रुप के ऊपर भेज दी जाएगी। ठीक है, और आपका जो ग्रुप है बी पॉजिटिव क्लासेज, और इसके अंदर आप अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदार या अपने जो भी है सगे संबंधी है उनके नंबर आप हमारे जो आप अपना ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर या आपके, ठीक है, आपका जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आप इसको सेंड कर सकते हो और यहाँ पर ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो कांटेक्ट नंबर है उनके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ जितना भी आपको यहाँ पर सिलेबस करवाया जाएगा, जितना भी यहाँ पर है ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर कांटेक्ट नंबर है
तो आप इन पर किसी के ऊपर भी संपर्क कर सकते हो कि हमें ग्रुप में ऐड किया जाए। इसके साथ साथ आपके अंदर आपके यहाँ पर टेस्ट लगेंगे, टेस्ट वीकली होगा, प्रत्येक वीक में एक टेस्ट लगेगा। जितना भी सिलेबस हो जाएगा आपका उसके हिसाब से यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और टेस्ट की प्रक्रिया हम आगे की जो अलग से या वीडियो बनाकर डाल देंगे या कोई भी हमारा वीडियो होगा उसके अंदर आपको समझा दी जाएगी कि किस प्रकार इसका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और जो भी आप लोग जुड़ना चाहते हो वो हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उनके ऊपर संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।